आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 18 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे मिस्र के सदर फतेह अल सीसी ने इसराइल को पहली बार कहा सीधा दुश्मन। 1979 के बाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जंग की बढ़ गई आहट। दोहा पर इसराइली हमला पड़ा उल्टा, अरब इस्लामी दुनिया एकजुट होकर कतर के साथ हुई खड़ी। अमेरिका और सऊदी अरब का अब तक का सबसे बड़ा काउंटर ड्रोन वॉर गेम मुकम्मल। रेड सेंट्स एक्सरसाइजेस में देखी असल तैयारी। तुर्की की फौज का अल्टीमेटम, सीरिया तब छोड़ेंगे जब सरहदें होंगी पूरी तरह महफूज। और इसराइल का जमीनी हमला हुआ तेज, गजा सिटी में भारी तबाही। शुरुआत करते हैं शो की। मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा से एक बड़ा बयान सामने आया है। सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने पहली बार इसराइल को सीधा साफ दुश्मन कह दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज नहीं है। अब तक 1977 के बाद से या 79 के बाद से जुमले को दोहराया नहीं गया था। 1977 में मिस्र के सदर रहे अनवर सादात का यरूशलेम दौरा जो था, उसके बाद से किसी मिस्री हाकिम ने इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया था इसराइल के खिलाफ। द जेरूसलम पोस्ट की 18 सितंबर की खबर के मुताबिक मिस्र के स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस के चीफ दिया रशवान ने साफ कहा कि अल सीसी का यह बयान इसराइल को लेकर मिस्र की पॉलिसी में एक बड़े टर्निंग पॉइंट की निशानी है। और सीसी ने दोहा समिट में भी साफ कहा था कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की धमकी एक रेड लाइन है, एक लाल लकीर है। इसके पार कोई नहीं जा सकता और मिस्र इसे किसी भी हाल में कबूल नहीं करेगा। उन्होंने फ़लस्तीन के मसले को दोबारा असल मौका यानी द सेंट्रल कॉज करार दिया है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, द सेंट्रल कॉज, असल मौका। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो अरब दुनिया में कभी आम था, लेकिन वक्त के साथ दबा दिया गया। लेकिन वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो 70 की दहाई में हो रही थी। ऐसा क्या हो रहा है? तभी कुछ गड़बड़ है, इसकी आहट मिल रही है। अब मिस्र का ये नया स्टैंड अरब मुल्कों की उस बढ़ती हुई आवाज़ के साथ जुड़ता नजर आ रहा है, जिसमें अपनी अरब नाटो फोर्स बनाने की डिमांड भी उठ चुकी है। कह सकते हैं कि तेल अवीव में अलार्म बज चुका है, क्योंकि अब दुश्मन कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पड़ोसी मिस्र है, जिसने 1979 में इसराइल के साथ पहली बार इसराइल पीस ट्रीटी साइन की थी और 77 में आखिरी बार दुश्मन कहा गया था इसराइल को। अशरक अल अफसद की हेडलाइन कहती है कि इजिप्ट एस्केलेट्स रिहोटिक टुवर्ड इसराइल, रेजिंग स्पेक्टर ऑफ मिलिट्री क्लैश। इसका सीधा मतलब यही है कि मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी अब इसराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। दुश्मन वाला लफ्ज इस्तेमाल करना मिस्र इसराइल ताल्लुकात में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अशरक अल अफसद साफ इशारा कर रहा है कि इस तरह की सख्त बयानबाजी हालात को फौजी टकराव, मिलिट्री क्लैश तक ले जा सकती है। यानी अगर अल सीसी का यही लहजा चलता रहा और यही लहजा उनकी सोच से मिल गया, तो पहली बार 1979 के कैंप डेविड समझौते के बाद मिस्र और इसराइल सीधी जंग की तरफ मुड़ सकते हैं। बहुत से लोगों का अपना ओपिनियन है, सबकी इज्जत। नहीं मानेंगे कि मिस्र कभी जंग लड़ेगा। उन्हें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मिस्र हर बार जंग लड़ चुका है इसराइल से। टैंक, एयरक्राफ्ट सब तबाह हुए, फौजी मारे गए सैकड़ों हजारों की तादाद में। ये हो सकता है क्योंकि डर खुद के लिए फिर से बढ़ गया है। इसराइल का कतर पर हमला करना खुद उसको ही भारी पड़ गया। अरब इस्लामी दुनिया एकजुट हो गई। 18 सितंबर को ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखते हुए बड़े दावे किए हैं, इसी एक लाइन को लिखते हुए और इसी एक लाइन के साए में। ये ईरान का नज़रिया है, मेरा नहीं, कि इसराइल का दोहा पर हमला उसका ही गला घोट गया। पूरी अरब और इस्लामी दुनिया अब एक साथ खड़ी हो गई है। ईरानी वेबसाइट या ईरानी अखबार कहता है कि हमले को बुज़दिली और खुले जुल्म का नाम दिया गया। कतर के साथ मजबूत यूनिटी का ऐलान हुआ और इसराइल से निपटने के लिए दुनिया से कार्रवाई की मांग उठी। अरब लीग और ओआईसी के सरबराह दोहा में इमरजेंसी समिट के लिए जमा हुए। कतर की दावत पर बुलाई गई इस बैठक में एजेंडा साफ था: इसराइली हमला, गजा और वेस्ट बैंक में जारी जुल्म और कतर की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश। आखिरी बयान में साफ कहा गया कि 9 सितंबर 2025 को दोहा के रिहायशी इलाके पर इसराइल का हमला एक गुस्ताख और गैर कानूनी जंगी जुर्म है, वॉर क्राइम है। अरब और इस्लामी सरबराहों ने साफ ऐलान किया, हम कतर के साथ खड़े हैं। इसराइल ने गल्फ की सल्तनत पर
हमला करके सारी हदें पार कर दी हैं। ये सब लिखा गया है और कहा गया है। कहा यह भी गया कि ये हमला सीधे तौर पर कतर की खुद मुख्तारी पर एक हमला है। दोहा की इस समिट ने यह साफ कर दिया, मैं न्यूज़ एजेंसी कहती है, कि अब इसराइल के खिलाफ अरब इस्लामी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। यानी ये न्यूज़ जो कतर के न्यूज़पेपर में, ईरान के न्यूज़पेपर में है, वो ये कह रही है कि सिर्फ अरब नहीं, इस्लामिक दुनिया जिसमें ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी शामिल हैं, इंडोनेशिया भी है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और उसके नॉर्मलाइजेशन वाले खेल को, इसराइल के नॉर्मलाइजेशन वाले खेल को बड़ा झटका लगा है, यानी अब्राहम अकॉर्ड्स वाले नुमाइश को। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर एक जंगी तैयारी की रेगिस्तानों में। अमेरिका और सऊदी अरब का सबसे बड़ा काउंटर ड्रोन वॉर गेम मुकम्मल हो गया है। सीधे निशाने पर दुश्मन के ड्रोन थे, उनसे बचने की तैयारी थी। अमेरिका और सऊदी अरब ने इस हफ्ते मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली। ये एक्सरसाइजेस बढ़ते हुए ड्रोन खतरों से बचाव की अहम ज़रूरत को उजागर करती हैं। नॉर्थ ईस्ट सऊदी अरब के शामाल 2 रेंज में हुई इन लाइव फायर ड्रिल्स में तकरीबन 20 काउंटर यूएस सिस्टम्स शामिल किए गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक, यानी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ये अब तक की सबसे बड़ी और एम्बिशियस रेड सैंड्स एक्सरसाइज थी। इसमें रडार्स, सेंसर्स और वेपन्स यानी हथियारों को इकट्ठा करके ये टेस्ट किया गया कि किस तरह तेज़ी से मॉडर्न एरियल थ्रेट्स, यानी जो हवाई खतरे हैं, ख़ासतौर से ड्रोन की बौछार के, उसे कैसे डिटेक्ट, ट्रैक और तबाह किया जा सके। पता है क्यों? जिनके पास फाइटर जेट्स नहीं हैं, उन्होंने ड्रोन्स से तहलका मचाना शुरू कर दिया है, और आप जानते हैं वो लोग कौन हैं। तो उनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन बहुत बड़ा खतरा बन गया। अब तुर्की की फौज का अल्टीमेटम सुन लीजिए। कहा है सीरिया छोड़ेंगे सिर्फ जब हमारी सरहदें पूरी तरह महफूज होंगी तब। तुर्की की फौज ने साफ कह दिया है कि सीरिया से हटना सिर्फ तभी होगा जब मुल्क की सरहद, यानी तुर्की की सरहद पूरी तरह से महफूज होगी और सीरिया की सरहद भी महफूज होगी तब, और दहशतगर्दी का खतरा खत्म हो चुका होगा तब। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने कहा कि हमारी फौज सीरिया में इंटरनेशनल कानून के तहत अपने मुल्क और सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दी से लड़ाई और दहशतगर्दी का कॉरिडोर बनने से रोकने के लिए है हमारी फौज की मौजूदगी। सोर्सेज ने बताया कि तुर्की की फौज की तैनाती की जो मुद्दत है और जो पोजीशन है, वो सिर्फ तब तक जो है समराइज की जाएगी जब हमारी सरहदें पूरी तरह महफूज हों और दहशतगर्दी का खतरा ख़त्म हो जाए। यानी बार बार वही बात दोहराई गई। मतलब साफ है, तुर्की का रुख अभी सख्त है और सरहदों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। ये पैगाम दरअसल इसराइल को था। सिक्योरिटी डील हो सकती है अल-शरा और नेतन्याहू के बीच। तो तुर्की ने कहा कि तुम भले कोई डील कर लो, हम रहेंगे। सीरिया की सरहदें महफूज हो सकती हैं तुमसे डील करके, हमारी नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे सीरिया से। अब सर, गज़ा के हाल सुन लीजिए। इसराइल का सबसे बड़ा हमला इस वक्त गज़ा में चल रहा है। आपको पता है पिछले मंगल को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ गज़ा सिटी में, और इसराइल का ग्राउंड इन्वेजन जो है उसमें इस वक्त लाखों लोग फंसे हुए हैं गज़ा सिटी के अंदर। ये अल जज़ीरा की हेडलाइंस कह रही हैं। और आज अब तक जब शाम को मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जो इनके पास डेटा है उसके मुताबिक 29 फ़लस्तीनी आज में सुबह से, शहर से अब तक शहीद किए जा चुके हैं। और इसमें जो है 29 में से 19 सिर्फ गज़ा सिटी में मारे गए हैं। यहाँ सबसे मेजर हमला चल रहा है। 4 more Palestinians have died from acute malnutrition over the past 24 hours. पिछले 24 घंटे में भूखमरी से 4 और फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया है। सिर्फ बम गोला नहीं, रोटी का ना होना फ़लस्तीनियों की जान ले रहा है। और अब तक भूखमरी से मारे गए लोगों की तादाद 435 हो चुकी है, जिसमें 147 सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। तो अब सर, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दे सकता हूं, लेकिन मैं इसे बाद में दूंगा। बस ये कह दे रहा हूं कि
अब एक भी अरब मुल्क पर हमला करना, सारे अरब मुल्कों पर हमला करना माना जाएगा। ये जीसीसी की तरफ से ऐलान हो गया है। क्या अरब नाटो? इस पर अब तफसील से बात करूंगा। ये बिल्कुल अभी ब्रेक हुई है खबर, और मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुराया हूँ कि ये मैं चाहता था कि हो जाए, क्योंकि अरब मुल्कों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये खड़ा कैसे होगा अमेरिका के बरक्स, क्योंकि अमेरिका खड़ा है इसराइल के साथ। देखते हैं। ये कहा है कि इसराइल का जो फार राइट मिनिस्टर है बेजलेल स्मोट्रिच, उसने ये कहा है कि गज़ा इस वक्त हमारे लिए रियल एस्टेट बोनेंजा है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और कतर, एक अपडेट ये है कि कतर ICC जाएगा इसराइल के हमले के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। अब मुश्किल ये है अमेरिका के सामने इस केस को कैसे झुठलाए, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का दोस्त केस लेकर जा रहा है ICC में। ये मसला हो गया। एक अल अरेबिया की इंग्लिश की हेडलाइन है, सऊदी अरेबिया ने बड़े ही सख्त लफ्ज़ों में इसराइल की ग्राउंड असॉल्ट की मजम्मत की। जो गज़ा सिटी में इस वक्त ज़मीनी हमला चल रहा है इसराइल का, उसके बड़े सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की गई है। और उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी और उर्दू मिक्स में। इसमें ये कहा गया है कि इस सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गज़ा पट्टी में इसराइल की फ़ौज की घुसपैठ और उनके लगातार के जराइम की हम मजम्मत करते हैं, और गज़ा में चल रही जंग को रोकने के लिए हम ठोस और असरदार कदम उठाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी पर रोशनी डालते हैं। मतलब सऊदी अरब कह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो लोग जो वाकई पावरफुल कहलाते हैं, जिनका बाजा बजता है पावरफुल कहलाने का, वो लोग इस जंग को नहीं रोक पाए, तो मजम्मत उनकी भी होनी चाहिए। हम उन पे भी लानत भेजते हैं इस तरीके से। हालांकि सऊदी अरब बाकी अरब ममालिक को एक बड़ी जमात है, वो इन्हें भी लानत भेजती है। तो ये गज़ा के लोग हर रोज़ शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और इधर लानत, मजम्मत, ज़ुबानी हमले, ज़ुबानी गोला बारूद दागने का खेल चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलामत रहिए, खुश रहिए।